विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले हम रासायनिक विस्थापन और टीएमएस को उपयोग करने के कारण पढ़ चुके हैं। अब है रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक होता है प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरण प्रभाव या फिर प्लस आई या माइनस आई प्रभाव। प्रेरण प्रभाव के कारण रासायनिक विस्थापन प्रभावित होता है। कैसे? यदि प्रोटोनों के साथ कोई प्लस आई प्रभाव वाला समूह, जैसे हम पररक्षण विपरक्षण में एक बार इसको पढ़ चुके हैं, अगर प्रोटॉन के साथ कोई प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो वह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, जैसे कि CH3 CH2 एंड CH3, ये उदाहरण पढ़ चुके थे। और हम इसके प्रोटोनों की बात करें, इसके संकेतों की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? इसके साथ दो प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को इसकी तरफ प्रतिकर्षित करेंगे। इलेक्ट्रॉनों को इसकी तरफ प्रतिकर्षित करेंगे तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा होगा। और हम परिरक्षण में पढ़ चुके हैं, जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो मतलब चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। जब चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा होने लगेगी तो प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होगा। मतलब ये प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेगा? विरोध। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कम होने लगेगी, इसकी वैल्यू प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा। मतलब इस दौरान कौन सी क्रिया हो रही है? परिरक्षण। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। जब प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो संकेत किस तरफ जाएंगे? उच्च क्षेत्र की तरफ जाएंगे। इसीलिए जब परिरक्षण की क्रिया होती है या फिर प्लस आई प्रभाव वाला कोई समूह जुड़ा होता है तो संकेत किस तरफ जाते हैं? उच्च क्षेत्र की तरफ जाते हैं। और उच्च क्षेत्र या फिर क्या बोल सकते हो उसे? और निम्न डेल। इसके अलावा अगर माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो इसके विपरीत क्रिया होगी, और क्या होगी? विपरिरक्षण। और इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विपरिरक्षण की क्रिया हो तो संकेत इसके विपरीत निम्न क्षेत्र व उच्च डेल की ओर प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो ये हो गया प्रेरण प्रभाव का प्रभाव। प्लस आई और माइनस आई का प्रभाव के कारण प्लस आई से संकेत उच्च या निम्न डेल की ओर और माइनस आई से निम्न क्षेत्र व उच्च डेल की ओर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बी या फिर सेकंड। नेक्स्ट फैक्टर है मेथिल हैलाइड के NMR संकेतों के लिए डेल के मानों का क्रम। दूसरा फैक्टर ये है, इसमें अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन चारों में विद्युत दृढ़ता का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा विद्युतता फ्लोरीन की होगी। मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब है विपरिरक्षण, जैसा अभी पढ़ा था, विपरिरक्षण बहुत ज़्यादा, इसका विपरिरक्षण बहुत ज़्यादा होता है। तो विपरिरक्षण होगा तो संकेत कौन से क्षेत्र में जाएंगे? निम्न क्षेत्र। और निम्न क्षेत्र हमें डेल के मानों का क्रम देखना है, तो डेल का मान इसके लिए सबसे ज़्यादा होगा उच्च डेल, जबकि इसके विपरीत इससे थोड़ा कम, तो इसके डेल का मान थोड़ा इसकी तुलना में थोड़ा कम। तो डेल के मानों का क्रम भी क्या होगा? तो अगर हम CH3F, CH3Cl और CH3Br एंड CH3I लें तो इसमें सबसे ज़्यादा डेल, अगर डेल के मान का क्रम लिखें तो कैसे होगा? उच्च डेल। इस तरफ डेल का मान बहुत ज़्यादा उच्च होगा तो संकेत इसका उच्च डेल तथा सबसे ज़्यादा निम्न क्षेत्र की तरफ जाएगा और इसका संकेत इसकी तुलना में कम। तो विद्युत दृढ़ता का भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे विद्युत दृढ़ता सबसे ज़्यादा जिसकी होगी उसका माइनस आई इफेक्ट होने के कारण विपरिरक्षण से संकेत उच्च डेल व निम्न क्षेत्र में जाएगा
और संकेत जितना ज़्यादा उच्च डेल की तरफ जाएगा संकेत का विस्थापन उतना ही ज़्यादा होगा निम्न क्षेत्र की तरफ। तो डेल के मानों के क्रम के आधार पर अगर हम इनके लिए रासायनिक विस्थापन देखें तो रासायनिक विस्थापन सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, इसका। कैसे, किसके आधार पर देखा हमने, डेल के मान के आधार पर। डेल के मान के आधार पर हम देख सकते हैं कि ये उच्च डेल की तरफ जाएगा और ये निम्न डेल की तरफ। इसका विस्थापन इसकी तुलना में उच्च डेल की तरफ ज़्यादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है मेथनॉल के NMR संकेत के लिए डेल के मानों का क्रम देखते हैं अब हम। तो डेल के मानों का क्रम देखने से मतलब है जिसके लिए डेल का मान ज़्यादा है उसका विस्थापन ज़्यादा, जिसके लिए डेल का मान कम है उसके लिए विस्थापन थोड़ा कम। तो मेथनॉल के NMR संकेत के लिए डेल के मान का क्रम ये देखते हैं। अब अगर मेथनॉल में देखें, मेथनॉल क्या होता है, CH3 CH2 OH। अगर मेथनॉल में देखें तो एथेनॉल हो गया, मेथनॉल OH। अगर हम मेथनॉल में देखें तो मेथनॉल में कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, 2 प्रकार के प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। 3 प्रोटॉन तो मेथिल के और 1 प्रोटॉन, तो 3 प्रोटॉन मेथिल के, 1 प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। अतः इसके कितने NMR संकेत प्राप्त होंगे, 1 और 2, 2 NMR संकेत प्राप्त होंगे। एक संकेत किसके कारण होगा, CH3 के कारण, और दूसरा संकेत किसके कारण होगा, OH समूह के कारण। इन दोनों संकेतों में OH समूह से जो प्राप्त NMR संकेत है, किसके द्वारा, OH समूह से प्राप्त जो NMR संकेत है उसके लिए डेल का मान अधिक होगा। इसके लिए डेल का मान अधिक होगा। क्यों, इसका कारण ये है कि OH जो होता है, OH का प्रोटॉन किससे जुड़ा है, प्रबल विद्युत ऋणी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। और प्रबल विद्युत ऋणी ऑक्सीजन संकेत को किस तरफ, उच्च डेल, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन का प्रभाव क्या होगा, -I। -I के कारण क्या होता है, विपरिरक्षण होता है, और विपरिरक्षण के कारण संकेत किस क्षेत्र में जाता है, निम्न क्षेत्र व उच्च डेल। तो अब हम दोबारा देखें, जो मेथनॉल होगा, मेथनॉल में 2 प्रकार के प्रोटॉन, एक ये, दोनों के कारण 2 संकेत। जो इसके संकेत हैं वो उसके लिए डेल का मान ज़्यादा होगा, मतलब इसके संकेत अधिक डेल की तरफ विस्थापित ज़्यादा होंगे। कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं, प्रोटॉन कार्बन से, और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। इसका प्रभाव -I के कारण विपरक्षण, विपरक्षण से संकेत निम्न क्षेत्र उच्च डेल की ओर चले जाते हैं। इसलिए OH के लिए NMR संकेत, OH के NMR संकेत के लिए डेल का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, प्रोटॉन से विद्युत ऋण परमाणु की दूरी बढ़ने पर। प्रोटॉन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की दूरी बढ़ने पर, अगर हम प्रोटॉन से इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की दूरी बढ़ने के साथ देखें तो क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की दूरी बढ़ेगी विपरक्षण प्रभाव कम होने लगेगा। जैसे हम 2 उदाहरण लेके चलते हैं, CH3Cl और CH2Cl। अब इसके लिए डेल का मान देखते हैं, किसके लिए ज़्यादा है किसके लिए कम है। तो देखेंगे तो अगर हम इसमें देखें Cl, तो एक डाई कार्बन के साथ जुड़ा है जिससे प्रोटॉन जुड़े हुए हैं। अगर हम इसके लिए देखें तो ये इस कार्बन से, हम CH3 के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों में CH3 कॉमन है। तो इन दोनों में से इन प्रोटॉनों के लिए अगर बात करें तो डेल का मान देखें तो इसमें Cl दूर है, इसमें Cl पास, दूर है, इसमें Cl पास है। तो इसमें -I प्रभाव ज़्यादा होगा, तो विपरीरक्षण ज़्यादा होगा, और संकेत उच्च डेल या निम्न क्षेत्र। तो हमें डेल से मतलब है, निम्न क्षेत्र से अभी नहीं, उच्च डेल की बात कर रहे हैं, तो ये संकेत उच्च डेल की हो जाएगा। लेकिन इसमें विपरीरक्षण, इसकी तुलना की बात कर रहे हैं, विपरीरक्षण थोड़ा कम होगा, संकेत निम्न डेल, इसकी तुलना में निम्न डेल। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव दूर है तो विपरीरक्षण कम होने से संकेत निम्न डेल, और इसमें उच्च डेल।
ये भी एक कारण हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट कार्बन परमाणुओं पर हेलोजन की संख्या बढ़ने पर, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं एरो लगा के कि कार्बन पर हेलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर, अगर कार्बन पर X परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो क्या इफेक्ट होगा, जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं CH3Cl, CH2 Cl2, एक हाइड्रोजन हटाते जा रहे हैं CHCl3, इसमें एक CH2Cl2, हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन इसमें हटा के Cl लगाया, इसमें 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl लगा दिए, इसमें 3 हाइड्रोजन हटा के 3 Cl लगा दिए। और हम CCl4 की बात करें तो हमेशा याद रखना है CCl4 NMR स्पेक्ट्रम नहीं देता है, क्यों, क्योंकि इसमें तो प्रोटॉन ही नहीं है, तो CCl4 हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। तो CH3Cl, CH2 Cl2 और CHCl3 में से किसके लिए डेल का मान ज़्यादा होगा, अगर हम इसमें देखें तो -I प्रभाव वाले समूह कितने हैं, सिर्फ एक, इसमें -I वाले हैं 2 और इसमें -I वाले कितने हैं 3। जैसे जैसे -I वाले परमाणु की संख्या बढ़ेगी सबसे ज़्यादा इसमें, तो इसमें विपरिरक्षण की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा, इसमें कम, इसमें विपरीक्षण ज़्यादा तो संकेत सबसे ज़्यादा उच्च डेल और उसमें इसकी तुलना में निम्न, तो क्रम क्या होगा, डेल के मानों का क्रम ये वाला। तो इसमें भी विद्युत ऋणी परमाणुओं की संख्या बढ़ने से डेल के मान पे इफेक्ट पड़ रहा है, और डेल के मान पे इफेक्ट पड़ने का मतलब क्या है, संकेत उच्च क्षेत्र निम्न क्षेत्र में विस्थापित होगा, कभी उच्च क्षेत्र में जाएगा कभी निम्न क्षेत्र में जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद एक और जिसमें हम प्रबल विद्युत ऋणी परमाणुओं का प्रभाव देखेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा प्रबल विद्युत ऋणी FO, NFON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं। तो अभी हम इसी को बार बार पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा F का -I प्रभाव, सबसे कम, इन तीनों में तुलना करें तो इसका, तो सबसे ज़्यादा उच्च डेल की ओर किसका संकेत जाएगा, इसकी तरफ, और सबसे कम उच्च डेल की ओर किसका था, मतलब निम्न डेल की ओर संकेत किसका रहेगा। तो इन तीनों में भी डेल के मानों का क्रम किस प्रकार होगा, FON, इसका है डेल के मानों का क्रम। इसके अलावा लास्ट है एक विपरिरक्षण का प्रभाव, हमें सबसे पहले विपरिरक्षण जनरेट करना है, विपरिरक्षण होने का कारण कोई बताकर उसके कारण उच्च डेल की ओर विस्थापन दिखाना है। जैसे अगर किसी अणु में बड़े बड़े आकार के प्रतिस्थापी हैं, जुड़े हुए हैं बड़े आकार के, अगर बड़े बड़े आकार के प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं, तो प्रतिस्थापी समूह जुड़े होने पर ये सीधी सी सिंपल सी बात है कि त्रिविम बाधा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कोई समूह है उसमें प्रतिस्थापी समूह बड़े बड़े आकार के जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में त्रिविम बाधा का मान बढ़ेगा, और त्रिविम बाधा का मान बढ़ने से जो बड़े आकार के परमाणु जुड़े हैं, बड़े आकार के परमाणु या प्रतिस्थापी या समूह के इलेक्ट्रॉन अब्र, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन केंद्रित है, इलेक्ट्रॉन अब्र अपने पास वाले प्रोटॉन में H लिख रही हूँ, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन अब्र को प्रतिकर्षित कर देगा। मतलब अगर बड़े आकार के समूह जुड़े हुए हैं तो वो बड़े आकार के समूह प्रोटॉन के आसपास जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको कम कर देंगे, ये कंक्लूजन है।
अगर ये जुड़े हों तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर दिया जाएगा इनके द्वारा पर प्रोटॉन के पास। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर दिया जाए तो उस कंडीशन में परिरक्षण का मान कम और क्या हो जाता है, विपरिरक्षण। हमने विपरिरक्षण को जनरेट कर दिया। कारण क्या है, प्रतिस्थापी का बड़ा आकार। प्रतिस्थापी के बड़े आकार के कारण क्या हो रहा है, विपरिरक्षण हो रहा है। और संकेत किस क्षेत्र में जाएंगे, उच्च डेल। उच्च डेल का मतलब नीचे। यहाँ पर रासायनिक विस्थापन टीएमएस का उपयोग करने का कारण और रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा। नया टॉपिक शुरू करते हैं अब हम। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव। चुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव, इसे हम द्विक प्रभाव भी बोलते हैं। अब चुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव में हमें सबसे पहले ये बात जानी है कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण। हम बार बार इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण पढ़ रहे हैं। हमने किस में पढ़ा था बार बार, ये परिरक्षण विपरिरक्षण। क्या पढ़ा था, कोई -I प्रभाव वाला समूह हो तो वो इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करता है, चक्रण लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। मतलब हम उसमें बार बार सिग्मा इलेक्ट्रॉन के चक्रण की बात कर रहे थे। अब इसमें हमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण को भी साथ में लेना है। तो इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण, कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स के भी चक्रण। तो अब इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण से क्या होता है, परिरक्षण में क्या हुआ था, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त की दिशा में भी हो सकता है और प्रयुक्त दिशा के विपरीत भी हो सकता है। दिशा में भी हो सकता है प्रेरित चुंबकीय, हम जो प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं उसकी दिशा में भी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है विपरीत भी हो। तो विपरीत होने की कंडीशन में हमने पहले पढ़ा था क्या होता है, परिरक्षण विरोध कर रहा है, और दिशा में होने का मतलब है विपरिरक्षण। अर्थात प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके आधार पर क्या होता है, विपरिरक्षण या फिर परिरक्षण की क्रिया होती है। ठीक है, यह जो विपरिरक्षण और परिरक्षण की क्रिया किस पर डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, अणु के विन्यास पर, प्रोटॉन के विन्यास पर, त्रिविम विन्यास पर। अगर इसके अणु का विन्यास इस प्रकार है कि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो प्रयुक्त की दिशा में हो तो विपरिरक्षण, अगर विपरीत हो तो परिरक्षण। मतलब अणु के विन्यास के आधार पर ही प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किस पर निर्भर कर रहा है, ये अणु के त्रिविम विन्यास, त्रिविम जिसे हम द्विक विन्यास भी कहते हैं, द्विक या त्रिविम विन्यास पर निर्भर करता है। इसीलिए इसे द्विक प्रभाव भी कहा जाता है। हमने द्विक प्रभाव कहने का कारण क्या बताया है कि प्रोटॉन के विन्यास पर ये जो प्रभाव होता है वो प्रोटॉन के विन्यास पर निर्भर करता है, और इसी विन्यास के कारण, द्विक विन्यास या त्रिविम विन्यास के कारण ही इसे द्विक प्रभाव कहा जाता है। ये जो चुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव होता है वो दो प्रकार का होता है। किस बेसिस पर, परिरक्षण और विपरिरक्षण के बेसिस पर। परिरक्षण और विपरिरक्षण के बेसिस पर जो चुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है प्रतिचुंबकीय विषमदैशिकता, और सेकंड है अनुचुंबकीय विषमदैशिकता। अब हम इसको दोनों को साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। दोनों में प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय परिभाषा दी है कि जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो, मतलब हम इसे दूसरे शब्दों में परिरक्षण भी कह सकते हैं।
प्रतिचुंबकीय कौन परिरक्षण, परिरक्षण की क्रिया में क्या होता है, प्रेरित प्रयुक्त के एक दूसरे के एंटी, प्रयुक्त के एक दूसरे के विपरीत होता है। लेकिन जब अब हम अनुचुंबकीय की बात करें तो हम उसमें विपरिरक्षण की भी बात कर सकते हैं। तो उसमें प्रेरित प्रयुक्त के अनुदिश होता है। तो प्रतिचुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव क्या है, जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है तो उस स्थिति में प्रोटॉन का क्या हो जाता है, परिरक्षण हो जाता है। फलस्वरूप परिरक्षित प्रोटॉन के संकेत किस दिशा में जाएंगे, इसके फलस्वरूप संकेत कहाँ जाते हैं, उच्च क्षेत्र व निम्न डेल की तरफ जाते हैं, उच्च क्षेत्र और निम्न डेल की तरफ जाते हैं। और इसी पूरी घटना को हम प्रतिचुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव कहते हैं। दोबारा सुनो, जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो उस स्थिति में प्रोटॉन का परिरक्षण होता है, जिससे संकेत उच्च क्षेत्र व निम्न डेल की ओर चले जाते हैं। इससे ही प्रतिचुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव कहते हैं। इसके विपरीत अनुचुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव में क्या होता है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र व प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के अनुदिश होते हैं, जिससे विपरक्षण की क्रिया होती है और संकेत निम्न क्षेत्र व उच्च डेल की ओर चले जाते हैं। और इस पूरी घटना को अनुचुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव कहते हैं। ये यहाँ पर इतना ही चुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव के बारे में बताया गया है। अब कुछ उदाहरण हैं जिसमें परिरक्षण, विपरक्षण और प्रतिचुंबकीय विषमदैशिकता, अनुचुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव को बताया जाता है। जैसे उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण है एल्काइन। अब हमें एल्काइन CH1 2 3 एल्काइन, जो ये एल्काइन होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये दी हुई है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित की दिशा होती है इस तरह, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होता है, इस तरह होता है। अब जब हमने इसमें प्रयुक्त इस तरफ से लगाया गया है एल्काइन में, तो इसमें प्रेरित और प्रेरित ये है और प्रयुक्त दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत। जब दोनों की दिशा विपरीत तो कौन सा प्रभाव होगा, परिरक्षण। परिरक्षण होगा तो कौन सी विषमदैशिकता होगी, प्रतिचुंबकीय। तो इस कंडीशन में प्रतिचुंबकीय विषमदैशिकता क्या होती है, प्रतिचुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव होता है इसमें। और जब ये होगा तो क्या हो रहा होगा, परिरक्षण हो रहा होगा। और परिरक्षण हो रहा होगा तो संकेत उच्च क्षेत्र व निम्न डेल की ओर प्रतिस्थापित होते हैं। बस इतना ही बताना है एल्काइन के बारे में। एक उदाहरण हो गया। दूसरा है एल्कीन। हम एल्कीन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो देखकर पता नहीं लगेगी, इसलिए पहले से ही ये याद करनी पड़ेगी आपको। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह होती है, केंद्र में तो इस तरह और किनारों पर इस तरह। अब हमने प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र इधर से लगाया हुआ है। जब हमने ये प्रेरित की दिशा यूं, प्रयुक्त की इस तरफ। जब हम इनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं तो अब हम केंद्र में देखेंगे तो दोनों की दिशा, एक इधर है तो एक इधर है, दोनों की दिशा एंटी है, लेकिन केंद्र में प्रोटॉन नहीं है तो हमें केंद्र से मतलब ही नहीं है। अब हमें क्या देखना है, प्रोटॉन की तरफ दिशा क्या है। अगर हम प्रोटॉनों की तरफ देखें तो प्रयुक्त की दिशा और प्रेरित की दिशा दोनों सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कौन सा प्रभाव होगा, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय प्रभाव मतलब विपरिरक्षण। विपरिरक्षण मतलब संकेत निम्न क्षेत्र
क्षेत्र व उच्च डेल। इस तरह से उदाहरण आ जाते हैं। या फिर प्रतिचुंबकीय विषमदेशिकता आती है, ज़्यादा नंबर की आती है तो उसके साथ एक दो उदाहरण साथ में लिख देना। इसके बाद एसिटाल्डिहाइड, थर्ड एसिटाल्डिहाइड। जो आपके सिलेबस में है वो सारे उदाहरण मैंने नोट्स में लिखवाए हैं और उन सभी को मैं समझा रही हूँ। ये है एसिटाल्डिहाइड। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एल्कीन के समान ही, क्योंकि पाई बंद बीच में है, एल्कीन के जैसे ही है, उसी तरह से इसमें इधर से लगाया गया था प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। तो अब इसमें देखेंगे केंद्र से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक सिरे पर ही है, तो दोनों की अनुदिश। तो इसमें भी क्या है, अनुचुंबकीय विषमदेशिकता। और अनुचुंबकीय विषमदेशिकता होने का मतलब है, तो इसमें अनुचुंबकीय विषमदेशिकता प्रभाव और संकेत किस तरफ चले जाएंगे, विपरक्षण के कारण उच्च डेल, निम्न क्षेत्र होगा और उच्च डेल होगा। इसके बाद नेक्स्ट बेंजीन। सिर्फ ये देखना है, ये याद रखना है कि कौन सा प्रभाव होगा, उससे आसानी से संकेत कौन सी दिशा में जा रहे हैं ये लिख देंगे। इसमें एल्कीन की तरह ही बनाना है क्षेत्र। फिर हमने प्रयुक्त लगाया तो हम वही देखेंगे, केंद्र में तो विपरीत है, लेकिन सिरों पर अनुदिशा देखो, ये भी इस दिशा में और ये भी इस दिशा में, ये भी इस दिशा में। प्रोटॉन तो बाहर की तरफ है, परिधि की तरफ है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कारण पहले ये जान लेते हैं किसके कारण उत्पन्न होता है। जो बेंजीन वलय में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, और तो जो वलय होती है इसमें वलय धारा प्रवाहित हो जाती है, और वलय धारा प्रवाहित होने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा दर्शाई गई है। तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन कौन सी तरफ है, हमें NMR संकेत के लिए सिर्फ प्रोटॉन की तरफ वाली दिशाओं को याद रखना पड़ता है। लेकिन इसमें बार बार दर्शा भी दिया जाता है कि परिधि में दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो कौन सा प्रभाव होगा, पर केंद्र में तो प्रतिचुंबकीय विषमदेशिकता, लेकिन प्रोटॉन की तरफ कौन सा है, अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय होने की कंडीशन में संकेत कौन सा प्रभाव होगा, विपरिरक्षण का प्रभाव होगा। और विपरिरक्षण का प्रभाव होगा तो संकेत कौन से क्षेत्र में जाएंगे, निम्न क्षेत्र या उच्च डेल की तरफ प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बेंजीन खत्म। इसके बाद नेक्स्ट है एनुलीन। इस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे।